पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि मनुष्य अपने मन के भावों को किसी न किसी प्रकार से व्यक्त करता है। हम अपने भावों को बोलकर व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं। लिखकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर स्वयं समझते हैं। ऊपर दिए चित्रों में एक लड़की रेडियो सुनकर वक्ता की बातें समझ रही है और दूसरी लड़की लिखा हुआ ईमेल पढ़कर समझ रही है। कभी-कभी हम अपने भाव को किसी संकेत भर से ही व्यक्त कर देते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम आपस में अपने विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना होता है और कभी-कभी कुछ संकेतों का भी सहारा ले लेते हैं। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर बताते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं। जैसे गाने सुनना, फोन पर आपस में बातें करना, गीत गाना आदि। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में अपने विचार एक दूसरे को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। जैसे कंप्यूटर पर कोई जानकारी पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना और पढ़ना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। कभी-कभी हम संकेतों द्वारा भी अपने भाव दर्शाते हैं जो सांकेतिक भाषा में आते हैं। जैसे होर्डिंग पर संकेत बना देना, लाल बत्ती। डिजिटल रूप में आए अनेक नए प्रकार के संकेत जो एसएमएस या व्हाट्सएप पर बात करते हुए अपने भाव दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही समझ जाते हैं। ये केवल संकेत हैं जो समझ लिए जाते हैं। पशु पक्षी बोलते हैं और आपस में अपनी बात भी प्रकट करते हैं, लेकिन हम उनकी बात समझ नहीं पाते। उनके बोलने को उनकी आवाज कहा जाता है। भाषा में पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया, फिर उस मौखिक रूप को कुछ चिन्हों द्वारा लिखित रूप दिया गया। भाषा को संरक्षित करने के लिए पहले मौखिक, फिर भोजपत्र पर, फिर ताड़पत्र या कागज पर और अब तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का सहारा लिया जाता है। अब नानाजी ने समझाया कि मातृभाषा, जो भाषा बालक सर्वप्रथम अपनी माँ और परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे अगर पंजाबी या तमिल परिवार का बच्चा होगा तो उसकी मातृभाषा पंजाबी या तमिल होगी। संपर्क भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और पूरे विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रभाषा, किसी देश में जो भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है तथा संविधान द्वारा मान्य होती है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र देश की अपनी एक भाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रांसीसी है। भारत में लगभग 70% लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। फिर भी हिंदी को अभी तक भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजभाषा, किसी भी देश के कार्यालय में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह वहाँ की राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत में सरकारी कामकाज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। ये भी समझें, राष्ट्रभाषा को अधिकांश रूप से एक राष्ट्र के सामान्य लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं और राजभाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है। राष्ट्रभाषा के रूप में एक ही भाषा प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा में 2 भाषाओं का भी प्रयोग हो सकता है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे सभी इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कोंकणी, उर्दू, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, तेलुगु, संथाली, सिंधी, उड़िया तथा नेपाली। मानक भाषा। व्याकरण के स्तर पर भाषा का जो शुद्ध रूप मान्य हो उसे मानक भाषा कहा जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जैसे पहले ये वर्ण प्र, झ लिखे जाते थे, अब इन्हें अ, झ लिखा जाने लगा है। पहले विद्यार्थी लिखा जाता था और अब विद्यार्थी लिखा जाने लगा है। पहले गए लिखा जाता था और अब गए लिखा जाता है, क्योंकि इन्हें मानक रूप बना दिया गया है। भाषा, बोली और उपभाषा। भाषा, बोली और उपभाषा। भाषा एक पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा बन जाती है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। बोली के उपभाषा बनने पर इसमें साहित्य रचना होने लगती है। खड़ी बोली का विकास होता चला गया और इसने हिंदी भाषा का रूप ले लिया। लेकिन अवधी, ब्रज, मैथिली में पहले साहित्य रचना हुई है। अवधी, ब्रज आदि का क्षेत्र विस्तृत था, तो ये उपभाषाएं बन गई। खड़ी बोली में अत्यधिक साहित्य रचा गया। जब उपभाषा का क्षेत्र और अधिक बढ़ता है तो वही भाषा बन जाती। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। इनके अनुसार इनमें आने वाली बोलियां भी हैं। उपभाषा, बोलियां: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी: कुमाऊनी, गढ़वाली, कुल्लुई, हिमाचली। बिहारी हिंदी: भोजपुरी, मगही, अंगिका। राजस्थानी हिंदी: मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, निमाड़ी, भीली। आगे नानाजी ने समझाया कि लिपि अपने विचारों और भावों को संरक्षित रखने के लिए लिपि का विकास हुआ। किसी भाषा को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे भाषा, लिपि। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, नेपाली, डोगरी, बोडो, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, जर्मनी, इतालवी, इटालियन, फ्रांसीसी, रोमन लिपि। पंजाबी, गुरुमुखी लिपि। बंगाली, बांग्ला लिपि। उर्दू, फारसी, नस्तलीख लिपि। मलयालम, वत्तेलुत्तु लिपि। उड़िया, उड़िया लिपि। असमिया, असमिया लिपि। तमिल, तमिल ब्राह्मी। तेलुगु, तेलुगु ब्राह्मी। कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी।
देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम व्यवस्थित है। हर वर्ण के अपने चिन्ह और मात्रा होने के कारण लिखने में शुद्ध व सरल हैं। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जैसे क, ख, को, क, ख ही बोला और लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में क के लिए के और सी दोनों का ही नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। साहित्य। हिंदी साहित्य के अनुसार ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जो समाज के हित में कार्य करे वही साहित्य कहलाता है। साहित्य के दो प्रकार हैं। पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। पहला गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में लेखक अपने विचारों को बोलचाल की भाषा, साधारण भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। इस साहित्य में तुकबंदी और लय का कोई तालमेल नहीं होता है। गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, पत्र, निबंध आदि। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, इला चंद्र जोशी, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार आदि। दूसरा पद्य साहित्य। जब कवि अपने भावों को काव्य रूप में प्रस्तुत करता है तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। हिंदी के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन आदि। व्याकरण। व्याकरण में हम भाषा को सीखने और समझने के नियम सीखते हैं। व्याकरण भाषा को नियमों के द्वारा व्यवस्थित और शुद्ध करता है, जिससे हम भाषा का मानक रूप समझ पाते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से सीखते समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप के प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। व्याकरण के विभाग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इनके बारे में हम अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने समझा, हम आपस में अपने विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं। भाषा में बोलना, सुनना और लिखना पढ़ना होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर बताते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा में अपने विचार एक दूसरे को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। कभी कभी अपने भाव प्रकट करने के लिए कुछ संकेतों का भी सहारा ले लेते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा में पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया, फिर उस मौखिक रूप को कुछ चिन्हों द्वारा लिखित रूप दिया गया। जो भाषा बालक सर्वप्रथम अपनी माँ और परिवार से सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले 2 लोग जिस एक भाषा में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकें वह संपर्क भाषा कहलाती है। एक देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। किसी भी देश के सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के स्तर पर भाषा का जो शुद्ध रूप मान्य हो उसे मानक भाषा कहा जाता है। भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उपभाषेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। किसी भी भाषा को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम व्यवस्थित है। हर वर्ण के अपने चिन्ह और मात्रा होने के कारण लिखने में शुद्ध व सरल है। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलते लिखते हैं।
ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। गद्य साहित्य में लेखक अपने विचारों को बोलचाल की भाषा से व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं। पद्य साहित्य में कवि अपने भावों को काव्य रूप में प्रस्तुत करते हैं।